बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी और वो बात ये थी कि हमारे पास इंफॉर्मेटिव जो थे, इंफॉर्मेटिव पे मैंने बात कर ली थी, कंफर्मेटरी भी मेरी बात हो गई थी, ये इफ और वेदर पे भी मेरी बात हो गई थी, सही है। अब बचा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जब भी आता है तो हम कॉमा की जगह या तो लगाते हैं टू या लगाते हैं नॉट टू, सही है। ये हम डिपेंड करता है कि हम टू लगाएं या फिर हम नॉट टू लगाएं, सही है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव मैं तभी बता सकूंगा जब मैं एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव की प्रैक्टिस करा दूं, तभी मैं बता सकूंगा, सही है। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ एक बात बता दूं कि हम कॉमा की जगह पर लगा रहे हैं कंजंक्शन, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कंजंक्शन क्या हो रहा है, सही है। लैब पिछले सालों में मैं कभी कंजंक्शन को नहीं बताता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ, लेकिन इस साल चूंकि जाहिर सी बात है आप सेकेंड ईयर पहले करेंगे और सेकेंड ईयर की बेस पर आप फर्स्ट ईयर बाद में करेंगे, मतलब सेकेंड ईयर की बेस पर आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर बेस कर रहा है। तो अब 2 सालों पर एक ही चीज बेस करें, इसका मकसद ये है कि पेपर मुश्किल आ सकता है, कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें भी आ सकती हैं जिनका सीखना जरूरी है, सही है। तो थोड़ा टॉपिक लंबा तो हो रहा है, ये बात तो मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन बहरहाल सीखना जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी, सही है। तो हम कॉमा की जगह पर कंजंक्शन लगा रहे हैं तो हमें कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, सही है। मैं बहुत तेजी से कंजंक्शन की 3 स्लाइड्स ना बहुत तेजी से आगे बढ़ा दूंगा, सही है। बस आपको कुछ चीजें आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिखिएगा जरूर, खाली उसे स्क्रीनशॉट पर मत रखिएगा। सी, कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन, इसे आमतौर पर कभी कभी ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्टिव और लिंकिंग वर्ड, इसे कनेक्टिव और लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड सच एज एंड, बिकॉज, बट, फॉर, इफ, और, व्हेन, एटसेट्रा। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना वो कंजंक्शन कहलाते हैं। दे ज्वाइन, ये आपस में ज्वाइन करते हैं थॉट्स को, दो थॉट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, दो एक्शंस, दो या दो से ज्यादा एक्शंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, सही है। एज वेल एज क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, क्लॉजेज को फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, आमतौर पे 3 टाइप्स की कंजंक्शन पढ़ाई जाती है, 3 से 1 टाइप और भी ज्यादा होती है, सही है, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला है यहाँ पर, इनफ है इतनी बस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहली टाइप है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बहुत ध्यान से पढ़ना इसकी डेफिनेशन, सही है, वरना सब गड़बड़ होने वाला है। और कुछ लोगों को अब अंदाजा हो रहा होगा कि 9 मैट्रिक वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सही है। The most common coordinating conjunction are for, and, nor, but, or, yet, and so. ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन ही होते हैं। और मजे की बात ये कि हमें सेकेंड ईयर इवन ग्रेजुएशन लेवल तक भी इन्हीं 7 पर रहना है, सही है। यू कैन लर्न दिस वर्ड बाय यूजिंग अ नेमोइक वर्ड, एक नेमोइक वर्ड के थ्रू आप इस चीज को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फन बॉयज के नाम से, सही है। कि भाई एफ का मतलब फॉर, एंड का, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बट, वाई का मतलब येट, एन का मतलब नॉर, और, सो। ये आपने स्कूल में भी देखा होगा, ये कोई जो है वो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, और ये चीज आपने स्कूल में भी फोकस करी होगी और स्कूल में भी कहीं ना कहीं आपको ये कंजंक्शन वाली चीज इस तरह बताई गई होंगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, एक इजाफी बात बताता चलूं। ये देखो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट के बाद भी कॉमा है, हालां और देखो एंड भी लगा हुआ है। हालांकि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी एंड में एंड आता है, ए एन डी एंड आता है, तो हम उससे पहले कॉमा नहीं लगाते। यहाँ पे इससे पहले कॉमा लगा हुआ है, ये मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड से पहले अगर कॉमा लगा हुआ हो तो कॉमा ऑक्सफोर्ड कॉमा कहलाता है और ये सही होता है, गलत नहीं होता। कुछ जगहों पे ये कॉमा बाकायदा चाहिए होता है,
ये पंक्चुएशन होती है, पंक्चुएशन कहते हैं आदाब को, सही है, तरीके को, सही है। अच्छा यहां तक हो गई बात। अब सुनिएगा मेरी बात, आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं। अब मैं जरा इसे जल्दी से ही बता दूं कि वर्ड्स को वर्ड्स कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वर्ड ज्वाइन वर्ड, yesterday he brought apples and mangoes। एप्पल्स ना वर्ड है, मैंगो भी एक वर्ड है, मैंगो और एप्पल्स को एंड ज्वाइन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। आई विल बाय लैपटॉप एंड वॉच, मैं लैपटॉप और वॉच बाय करूंगा, ये एंड जो है ना कोऑर्डिनेशन कर रहा है यहाँ पर। फ्रेजेस ज्वाइन फ्रेजेस, यू मे मीट मी, तुम मुझसे मुलाकात कर सकते हो, एट माई ऑफिस और एट माई होम, या तो मेरे घर पर आ जाओ या मेरे दफ्तर में आ जाओ, सही है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये और ये, सही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोनों के दरमियान एक रिलेशन पैदा करना, दो चीजों के दरमियान। जैसे कि स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो टीचर्स और बच्चों के दरमियान, बच्चे और प्रिंसिपल के दरमियान, टीचर और प्रिंसिपल के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा और क्लॉजेस ज्वाइन क्लॉज, कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जो वर्ड्स ज्वाइन इजी है, फ्रेज ज्वाइन वर्ड फ्रेज इजी है, क्लॉज ज्वाइन क्लॉज बहुत एहतियात से पढ़ना है, सही है। सी देखिएगा, व्हेन व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बहुत ध्यान से, खाली ये नहीं लिखा हुआ कि व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ज्वाइन क्लॉजेस, सही है, ये याद नहीं कि लिखा हुआ है व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का वर्ड लिखा हुआ है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस खुद एक कंप्लीट बात को कहते हैं। इट ऑलवेज करेक्ट टू प्लेस अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन, तो ये सही होता है कि आप कंजंक्शन से पहले कॉमा ज्वाइन कॉमा लगाएं। एग्जाम्पल मेरे साथ साथ पढ़िएगा, नजर इधर उधर मत लेकर जाइएगा। आई गो टू द पार्क एवरी संडे, मैं हर संडे पार्क जाता हूँ, ये एक मुकम्मल बात है। लेकिन मैं इसी बात को मजीद इम्फेसाइज कर रहा हूँ, और मैंने इस बात को मजीद इम्फेसाइज कैसे किया है, आई लव टू वॉच द डक ऑन द लेक, भाई मुझे जो है ना ये जो डक्स है ना वो तैरती हुई बड़ी अच्छी लगती है लेक के अंदर, तो ये देखने के लिए मैं जाता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे फॉर यूज कर रहा हूँ बीच में, तो इस फॉर से पहले यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में ज्वाइन होंगे तो कंजंक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा, सही। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, नजरें इधर उधर से वहीं पर रखिएगा जहां मैं लेके जा रहा हूँ अभी, लेता हूँ, ले लेता हूँ, सही है, कॉमा, येट आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज, लेकिन आदत मेरी ये है कि देख, मैं किताब तो खरीद लेता हूँ लेकिन किताब का जो है वो पेज पलट के, वर्क पलट के देखता ही नहीं हूँ, ऐसे ही जाके रख देता हूँ। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आई नेवर सीम टू टर्न बुक टू रीड, ये अलग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बीच में कंजंक्शन और उससे पहले कॉमा जरूर, सही। दे नीड अ प्लेस टू फोकस, फोकस करना है इस जुमले पर, दे नीडेड अ प्लेस टू फोकस, सो दे पैक्ड अप देयर बिलोंगिंग एंड वेंट टू द लाइब्रेरी, सही है। भाई उसे अपनी एक जो भी चीज बना रहा था या स्टडी पे फोकस करना था, तो उसने क्या करा, अपनी चीजें पैक करी और लाइब्रेरी चला गया, तो यहाँ सो से पहले कॉमा आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, नजरे वही जहां मैं कह रहा हूं, इफ, अगर, इफ, सही है ना, अगर, सही है, द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर शॉर्ट, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज छोटा है, एंड वेल बैलेंस्ड, और मुकम्मल है, वेल बैलेंस का मतलब है मीनिंग भी अच्छे से दे रहा है, ये जुमला इजाफी है, वेल बैलेंस का वर्ड दिखना जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब वेल बैलेंस ही होता है आमतौर पर,
इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब आमतौर पे वेल बैलेंस ही होता है. अ कॉमा इज नॉट नेसेसरी. बस सीधी बात याद रखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर छोटा है, सही है, ही इज रिच, वो अमीर है, सो ही हेल्प्स पुअर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ही रिच, ही इज रिच, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब जब इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन करूंगा तो मुझे कॉमन नहीं चाहिए, फिर मुझे कॉमन नहीं. एक इंडिपेंडेंट पर दिखाया है योर रूम इज क्लीन. भाई आप बिफोर यू लीव, जाने से पहले यहाँ पर आप चेक कर ले कि आपका रूम जो है वो क्लीन है. तो अब देखो यहाँ उससे पहले कॉमा नहीं आया, कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं आया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था. सही. तो कॉमा तो लगता ही, सॉरी कंजंक्शन तो लगता ही है कॉमा की जगह पर. सही. द हाउस वॉज मेस, पूरा घर उल्टा पुल्टा हो गया है, गंदा संदा हो गया है. आफ्टर पार्टी वी हैड लास्ट नाइट, भाई कल रात की पार्टी के बाद से पूरा घर जो है ना वो गंदा संदा. आप देखो आफ्टर कंजंक्शन है और उसके बाद वो नहीं आया. सही है. दे विल बाय अ लैपटॉप, भाई वो लैपटॉप खरीदेंगे बिकॉज दे नीडेड, क्योंकि उनको जरूरत है. यहाँ कॉमन नहीं आया. सही है. अच्छा जी. आई विल गो देयर इफ ही इनवाइट्स मी, अब देखो यहाँ कॉमन ही आया. जिन लोगों को कंडीशनल सेंटेंस याद होंगे उन्हें याद आ गया होगा, ये वाला जुमला कंडीशनल है. सही है. दे विल इन्फॉर्म अस, वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे. सही है. व्हेन दे कम टू नो, जब उनको पता चलेगा, ये भी कंडीशनल है. कॉमा नहीं आया, कॉमा पे कंजंक्शन आ गया. हाँ, सही है. अब आप एक और बात सुनिएगा को बेटा, क्लॉज जो किसी पे डिपेंड कर, मुनहर हो, डिपेंडेंट क्लॉज को नाम दिया जाए और से नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जा सकता है. क्लॉज कंडीशनल क्लॉज नहीं होता. हर कंडीशनल क्लॉज को आप डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट, मेरे ख्याल में यहाँ तक नहीं हो रही होगी. मैं तीन तीन चार चार दफा इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से बोल दूं. सही. लेकिन अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिया है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लिया है, फिर यार कॉमा की जरूरत पड़ेगी. इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, यूज अ कॉमा बिफोर द क्लॉज. तो हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, कॉमा दे हैड टू स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन रोकनी पड़ गई. सही है. बिफोर यू लीव, जाने से पहले, मेक श्योर योर रूम इज क्लीन, जाने से पहले, रवाना होने से पहले ये तहैया कर लो, देख लो कि तुम्हारा कमरा अच्छे से साफ हो गया है या नहीं. सही है. कॉमा यहाँ पर समझ में आ गई बात, जरूरत नहीं है. यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी. सही है. अब एक बात, जो बात मैं बोल चुका हूँ, इसी बात को मैं अल्फाज में एक बार पढ़ दूं तो ज्यादा बेहतर होगा. अ डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स ऑन अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये बात, यहाँ पे डिपेंड्स का वर्ड वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे में तो समझाने के लिए बोली. और यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमास बिल्कुल नहीं आए, लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट और डिपेंड आपस में ऑलिट्रेशन भी थी. सही है ना. तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स कह दिया. ऑलिट्रेशन इसे कहते हैं, जैसे कि जो रिपीटेशन, बचपन में आपने एक चीज खेली होगी कि भाई दब के दिखाओ, पीतल की पतीली में पपीता पका. तो आप ये जब आप बोलते थे तो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते थे, भाई पीतल की पतीली में पपीता पका. ये ऑलिट्रेशन है. ये बोल के दिखाओ 10 दफा, अपर लो, अपर
रोलर रोलर, ये अल्ट्रेशन है, ये नहीं बोल पाते। सही है। तो इस टाइप की अल्ट्रेशन हो, इसलिए मैंने इसे अलग कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा दिया ताकि मैं अपनी बात वाज़ेह कर। clause dips on an independent clause, डिपेंडेंट वैसी मुनसर है करता है, तो यहाँ पे नई बात नहीं है। लेकिन एक बंदा आपको डायरेक्ट मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले, इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरा मेन क्लॉज देते हैं, वाला डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यू विल आइडेंटिफाई वेरी वेल इफ अ पर्सन सेज द ट्रांसपोर्टेशन, भाई उन्हें ट्रांसपोर्टेशन रुक गई। सही है। तो ये आप बात समझ, रीजन कुछ भी हो सकता है इसके साथ आधे, तो ये रीजन अगर आप इसके साथ लगा दे डिपेंडेंट क्लॉज के तो आपके लिए आसान हो जाए, एक्सरसाइज हो जाएगी। सही है। they had to stop the transportation, ये इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। सही है। और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मैं उनको बहुत क्लियर ये बात बता चुका हूँ कि पास्ट, सही है, ज्यादातर वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। और डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल सबऑर्डिनेट, ये बात चुका हूँ। क्लॉज ऑल्सो कॉल मेन में बता चुका हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है, कंडीशनल सेंटेंस होगा तो आप कंडीशनल क्लॉज कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट लेकिन वो सब क्लॉज कह रहा है। हर कंडीशन क्लॉज डिपेंड्स क्या होता है बेटा, माई सेल्फ। देखो बेटा ये प्रोनाउन चार्ट अगर आपने आज ही याद कर लिया, आज से मुराद क्या है, सेकेंड ईयर में ढंग से समझ लिया, तो आपको ग्रेजुएशन तक ना ही तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होने वाली है। सही है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ये अपनी बात समझाने की। यहाँ पर आमतौर पे स्कूल में पॉसेसिव एडजेक्टिव तक खाली माई तक पढ़ाया जाता है, माइन और माई सेल्फ नहीं पढ़ाया जाता। मुझे नहीं पता बाकियों के स्कूल का क्या चक्कर है, लेकिन आमतौर पे मैंने पॉसेसिव एडजेक्टिव तक ही देखा है लोगों को पढ़ाते हुए। सही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, ऐसा वो इसलिए नहीं कराते कि कुछ कहते हैं कि बच्चों के लेवल का नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं पूरी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन केस में फर्क क्या होता है जरा सा सुनिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई में और माइन में डिफरेंस ये आएगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन केस को नाउन नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये प्रोनाउन केस है और प्रोनाउन तो आता ही बगैर नाउन के। एग्जाम्पल सुनिएगा, दिस इज माई, मैं ये कह के खामोश हो जाऊं तो आप बोलेंगे माई क्या मतलब, दिस इज माई बुक। सही है। तो यहाँ एडजेक्टिव के साथ एक नाउन लगेगा। मेरे हाथ में किताब है, मैंने बोला हुज इज दिस, ये किसकी है भाई। सही है, ये किसकी है। तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है भाई। फिर अगले दिन फिर एक किताब खो गई, मैंने कहा भाई किसकी किताब है यहाँ रखी हुई है, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, भाई ये मेरी है, इट इज माइन। जब आप कहते हैं माइन तो इसका मतलब है आपको नाउन की जरूरत नहीं है। दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा सवाल करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सही है। माई सेल्फ दो चीजें होती है, माई सेल्फ को या तो आप रिफ्लेक्सिव केस कहें या इंटेंसिव केस कहें, दोनों में फर्क होता है। रिफ्लेक्सिव केस एक ही चीज रिफ्लेक्सिव होती है और एक ही चीज इंटेंसिव होती है। रिफ्लेक्सिव केस अगर के बगैर जुमला नामुकम्मल होता है, इंटेंसिव केस के बगैर जुमला मुकम्मल होता है। अब ये बात जाहिर है, अभी मेरे पास 5 ही मिनट बचे हैं मीटिंग के अंदर, इतनी तफसील नहीं है कि मैं बता सकूं, आगे बताऊंगा। सही है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फिल वक्त आप ये समझते रहिए जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं आगे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव केस आपको बताऊंगा। आई का प्लूरल वी, आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, सही है। एक्चुअली फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन होती है बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन की डेफिनेशन होती है सुनने वाला, सही है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है? अगर एक जुमले में यू लिखकर आ गया तो कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। अगर, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर बेटा मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव यू है। सही? यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे ख्याल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ, ऐसा ना हो एक आध कुछ सोच रहा हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे जनाबे वाला, यहाँ पे गिव वर्ब है, तो यहाँ गिव के बाद यू आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव यू हुआ, और गिव से पहले वर्ब आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव यू हुआ। बात खत्म, सही है। अच्छा, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, एक के लिए भी यूज इस्तेमाल होता है, सबके लिए भी यूज इस्तेमाल होता है, सही है। अच्छा, यू की एक आपने पुरानी फॉर्म दऊ भी पढ़ी होगी, THOU, दऊ। वो मैं चाह तो ये रहा था कि दऊ मैं यहाँ पर जरूर बयान जरूर करूं, लेकिन अब मैं अगली क्लास में दऊ बयान करूंगा, सही है। वो पोइट्री के लिए काम आता है, और अगर एक हैंड टू हैंड उसको समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या होता है जिसके मुतालिक हम बात करें? अभी अगली दफा याद दिलाइएगा, मैं दऊ समझाऊंगा लाजमी। थर्ड पर्सन क्या होता है जिसके मुतालिक हम बात करें? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। सही है। अब देखो बेटा एक चीज, मेरे माउस के पॉइंटर को देखिएगा, हिज, हिज, ये दोनों, यही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, यही पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और बाकी में हर्स, इट्स, देयर्स लगता है, सही है। अब एक बात जरा सा देखिएगा सिर्फ मेरे माउस के पॉइंटर को, बेटा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव केस पता है किसको देख के बनता है? ऑब्जेक्टिव केस को। लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर रिफ्लेक्सिव केस पता है किसको देख के बनता है? और एक सेकंड में गड़बड़ कर गया, माजरत माजरत माजरत। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव केस देख के बनता है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस को, सही है। और थर्ड पर्सन के अंदर रिफ्लेक्सिव केस देख के बनता है, सही है, ऑब्जेक्टिव केस को, सही है। चूंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ, सही है। अब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाएंगे दो बातें, हैंड टू हैंड समझाना कि भाई दऊ दऊ का ताल्लुक पोइट्री से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं बनेगा, लेकिन अगर हैंड टू हैंड समझ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और रिफ्लेक्सिव केस तो मैंने आपको बता दिया भाई, इंटेंसिव केस ऑफ मतलब रिफ्लेक्सिव केस ही मैंने आपको नहीं बताया बेसिकली। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव केस में डिफरेंस क्या होता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सही है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ लीजिएगा। मेरे पास 1 मिनट है, आप लोग चाहें तो अपने सवाल कर सकते हैं। और बेटा आप में से काइंडली मुझे या एडमिन को ये बात तो बोलो कि हाँ बातें समझ आ रही हैं, सही है, क्योंकि मैं बोला जा रहा हूँ, ना ही आपके फेसेस सामने है, ना फेस रिकग्नाइजेशन है, तो मुझे जाहिर है पता कैसे चलेगी कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो काइंडली आप एडमिन को या मुझे जो भी जिसको बोलना है बोले, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। बाकी लोग भी बोल दे, एडमिन को बोल दे या उसमें बोल दे।
लास्ट पहले वाले सेशन में भी दो ही लोगों ने जवाब दिया था, शब्बी है, फातिमा नकवी, और एक ने शान से जीवानी। बाकी लोग तो बेटा अगर शाइनेस हो रही है तो आप एडमिन को ही बोल दे भले। जनाब वाला अगले में हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया।